नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज देख रहे हैं पूरे भारत में लगभग आरक्षण के नाम पे कहीं न कहीं भटक रहे युवा, चाहे वो सामान्य वर्ग के मेरे भाई बहन हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के भाई बहन हो, चाहे वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति और जनजातीय परिवार के युवा भाई बहन हो। मेन कि आरक्षण को कैसे खत्म करें इसके बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ एक दूसरे के बहकावे में आकर के आए दिन आरक्षण के नाम पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सरकार में बैठे लोगों को यदि जगाना है तो पहले उन बच्चों को भी ईमानदारी से खड़ा होना होगा जिनके माता पिता भाई या दादा दादी किसी भी प्रशासनिक पद पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लेयर के अधिकारी के रूप में चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार में कार्य कर रहे हैं, वो उनके बच्चे खुद आगे आके कहें कि मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। तभी आरक्षण खत्म होगा, तभी संविधान में बदलाव के लिए एक नया नियम आ सकता है। अन्यथा सिर्फ सड़क पे हल्ला मचाने से, प्रदर्शन करने से आप कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकारी वस्तुओं का, सरकारी समय का, सरकार के कार्यों में बाधा डाल करके आप अपने आप को भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आज युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं बरगलाया जा रहा है। आप सबसे पहले देखिए, आरक्षण की अगर बात, शिक्षा में 40% अंक पाने वाला यदि ईमानदार है तो वो ये कहे कि मैं इसमें शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन वो आरक्षण के नाम पे अभी एक कौन से परीक्षा नीट में एक नंबर लाने वाला आरक्षण के नाम पे उसका सिलेक्शन हो गया और 98% लाने वाला क्यों नहीं। इसलिए मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि प्रत्येक गांव के हिसाब से, यानी 4 गांव 3 गांव के हिसाब से एक न्याय पंचायत स्तर की टीम बनाई जाए जिसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से लोगों को आरक्षण को देना है आर्थिक रूप से, और आर्थिक किस रूप में, शिक्षा के रूप। यदि वो शिक्षा मजबूती से करेगा, मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सर्व शिक्षा अभियान कि सबको शिक्षा मिले। आज हम कर रहे हैं और 8वीं तक की शिक्षा में हम लोग उसका काम कर रहे हैं। 8वीं तक की शिक्षा देखेंगे कि किस प्रकार से पास करना जरूरी हो गया है, चाहे वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े। लेकिन उसी सरकारी स्कूल की बात करें जहां पे एक अध्यापक टीचर लग करके लाखों रुपए कमा रहा है और बच्चों की शिक्षा के नाम पे क्या कर रहा है, मिड डे मील खिला रहा है। मिड डे मील की सूची बना करके वहां पे देना है मिड डे मील ऑफिस में। या कुछ टीचर हैं जो बीएलओ के रूप में बन करके अपना जो है काम कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम डालने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए। उसके लिए टीम अलग बनाए ना चुनाव आयोग, टीचरों को क्यों लगा रहा। और दूसरी सबसे बड़ी कारण कि वो टीचर पढ़ाने के बजाय इन्हीं चीजों में व्यस्त रहेंगे, बच्चा पढ़ेगा क्या। तो लाखों रुपए दे करके अगर चुनाव का ही काम कराना है, मिड डे मील की कराना है, तो टीचर क्यों बना रहे हो। और यही कारण है कि सरकारी स्कूल आज उत्तर प्रदेश से लगभग काफी स्कूल बंद हो गए। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं, वहां की प्रशासन व्यवस्था नहीं सही काम कर रही। अगर प्रशासन व्यवस्था जिले की सही से काम करेगा तो सारा का सारा विद्यालय भी सही से चलेगा। चुनाव का काम है, सरकारी टीचर पकड़ो। मिड डे मील कराना है, सरकारी टीचर पकड़ो। पोलियो बूथ पिलाना है, सरकारी टीचर पकड़ो। और फिर उन सरकारी टीचरों से ये नहीं कहा जाता है कि जो आप 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए 12वां 13वां पे कमीशन ले रहे हो, 16वां तक पे कमीशन ले रहे हो, और आपके बच्चे पढ़ने प्राइवेट। आप एक प्राइमरी बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों रुपए ले रहे हो, और वही आपका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में इंटरनेशनल रैंक पे पढ़ रहा है प्राइवेट में, और वहां टीचर कितना पा रहा है। एक टीचर 15,000, 20,000, 30,000। वो शिक्षा अच्छा देगा कि
जो लाख रुपए पा करके आ रहा है वो टीचर अच्छा देगा, या ये सरकारी टीचर गलत है जो लाख रुपए दिया जा रहा है, या वो प्राइवेट स्कूल गलत है जो 30,000 रुपए में उन सरकारी टीचरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे टीचरों का भी आरक्षण बंद होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट को। यहाँ कास्टलिज्म नहीं होना चाहिए। तो कास्टलिज्म पे आरक्षण होने की वजह से युवाओं में जो भ्रांति, जो भ्रामक, जो आपसी विध्वंस भावना आ रही है उसको दूर करना है। और दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप आरक्षण को सिर्फ आर्थिक रूप से दीजिए। आवश्यकता जनरल कास्ट को भी है, आवश्यकता ओबीसी भाई बहन को भी है, आवश्यकता एससी एसटी भाई बहन, लेकिन सिर्फ आरक्षण के नाम पे बस उसको दे दो और वो नौकरी पा जाए, बाद में जाके इंजेक्शन लगाए मर जाए आदमी। ऐसे कई डॉक्टर देखे जिनको फार्मूला नहीं पता है मेडिकल्स का, लेकिन कोटे से नाते, आरक्षण के नाते सीट मिल गया, डॉक्टर बन के बैठे हैं। ऐसे इंजीनियर हैं। आप सोचिए, हमारी सरकार में, सरकार का काम है कि आप जनता ने जो बोला या क्षेत्र प्रतिनिधि ने जो बोला कि भाई इस एरिया में सड़क होना चाहिए, सड़क पास करने के लिए दे दिया। बनाने वाले कौन है? इंजीनियर। बनाने वाले कौन है? अधिकारी लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अब वो अधिकारी कंक्रीट से माल से लेकर के हर चीज अगर गलत डालेंगे तो इसमें सरकार की गलती है। सरकार को भी अधिकारी कहीं न कहीं गुमराह कर रहे हैं। तो सरकार यदि नियंत्रण रखना चाह रही है तो इन अधिकारियों पे लगाम लगाना पड़ेगा। मुझे एक उदाहरण याद है, जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, डिप्टी सीएम वर्तमान राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी थे। उन्होंने कहा कि हम 2017 में जो 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड की परीक्षा उसमें नकल नहीं होने देंगे। अब नकल नहीं होने देंगे, उस समय का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रमुख सचिव थे, उन्होंने धड़ाधड़ सरकार को मिसगाइडेंस कराने के लिए, जनता की नजर में या जनता की नजर में सरकार को डिक्टेटरशिप दिखाने के लिए, हिटलर शाही दिखाने के लिए अधिकारी ने क्या चालाकी किया? जितने भी यूपी में सेंटर बने थे 10वीं 12वीं की यूपी बोर्ड के, उनको धड़ाधड़ बोला अगर 4 सीसीटीवी लगाओगे तो परमिशन रहेगा, आपको सेंटर रहेगा, नहीं तो सेंटर कैंसिल। या फिर बोल दिया कि 2 लगाओगे तो इतना लूंगा, 1 लगाओगे इतना लूंगा। मैंने डीएसए से लेकर, डीआईएस से लेकर, बीएसए से लेकर जो कमेटी बनती है जिले की, जो विद्यालय के जो सेंटर थे, बहुत अंधाधुंध वसूली, अवैध वसूली शुरू हो गई। बाद में क्या हुआ कि लगभग लाखों बच्चों ने परीक्षा 10वीं 12वीं की छोड़ दिया। और नाम क्या दिया? सरकार ने, जबकि अधिकारी ने महीने खेल दिया। अब उदाहरण देता हूं, जैसे आपके पास कोई भी घटना होती है तो आप किसके पास जाते हो? थाने पे एप्लीकेशन बनाते हो कि अपने हिसाब से जो आपके साथ घटनाक्रम हुई है उसका घटनाक्रम बनाते बनाते आप बताते हो कैसे से घटना हुई है, महोदय जी कृपया करके इसको संज्ञान लेकर के कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन थाने पहुंचती, अरे ऐसे ना लिखो, ऐसे लिखो। घटना आपके साथ हुई है, नुकसान आपका हुआ है, आप जो लिख रहे हो उसको तुरंत वो डाइवर्ट करता है क्या? दूसरे पे में। अब मजबूरन क्या होता है, ठीक है सब इंस्पेक्टर साहब आप यही कर दो जो है, लेकिन कर दो एफआईआर। तो कहानी जो बनना चाहिए वो दूसरी बन जाती है। अब ऐसे शिक्षा माफिया जो बने हुए हैं, नकल कहाँ हो रहा है? अधिकारी जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, जो 5 साल पहले 10 साल पहले क्वेश्चन पेपर बना है, वह क्वेश्चन पेपर जब मार्केट में जिस समय परीक्षा होती है उस समय जब आता है, बच्चे उससे पेपर देते हैं, तो जो पिछला क्वेश्चन बैंक है, वर्तमान का जो आज, जैसे मान लीजिए 2 दिन बाद आज पेपर था, जो आज पेपर में 100 क्वेश्चन आए हैं, बाकी के पीछे के जो वर्षों के पेपर है क्वेश्चन पेपर, उसमें जो 100 के क्वेश्चन बैंक बने हुए हैं, क्वेश्चन सीरीज बनकर के मार्केट में है, उसको उठाओगे तो पक्का है कि 100 में से 20-25 क्वेश्चन मिलना तय है। शब्द का हेरफेर होता है। ऐसे बच्चों को आप पकड़ पकड़ के कहते हो कि नकल मार रहा था इसलिए पकड़ लिया और ले जाके मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट भी इतने महीनी कर रहे हैं युवाओं के साथ कि हमारी नौकरी तो पक्की हो गई है। वो महीने में उस बच्चे से ये नहीं पूछते कि तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगा है ये सही है गलत है। मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले ने बोला, मैडम जी, साहब जी, ये जो है इसमें नकल में पकड़ा गया है और मैं चाह रहा हूँ इसको 10 दिन की कस्टडी हो जाए या पुलिस कस्टडी हो जाए। हाँ भेज दो थाने पे, भेज दो जेल,
लेकिन ये नहीं पूछते कुछ बच्चे से कि तुमने नकल मारा था कि नहीं मारा था, ये मजिस्ट्रेट नहीं पूछता और न उस पर कोई भी प्रश्न करता है। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है। ऐसे हमारे उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख से ज्यादा केस मेरी नजर में है जो सिर्फ फर्जी तरीके से एफआईआर हुआ है। अच्छा, एफआईआर करते हुए ये भी नहीं देखते कि जिस नाम से कर रहे हो उस नाम के एफआईआर करने से पहले जिसके नाम के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है उसको भी सूचना दे। पैसा लेकर के एफआईआर कर देते हैं, बाद में फोन करते तुम्हारे खिलाफ एफआईआर हुआ है, अपना वो पक्ष रखो नहीं तो आपको हम अरेस्ट करेंगे, एनबीडब्ल्यू करेंगे, फिर क्या 81-82 की नोटिस कटवा देंगे, फिर तुम्हें घर से उठवा लेंगे, मुखबिर करेंगे। ये चीजें करने से अच्छा है कि आप उस व्यक्ति को सूचना दे दो कि आपके खिलाफ ये व्यक्ति कंप्लेंट करने आए, अपना पक्ष भी लाइए, रखिए, सही रहेगा ठीक है, नहीं रहेगा अगर गलत है एफआईआर करने में तो उसके ऊपर समय, सरकारी समय का मिसयूज करने और सरकार को गुमराह करने या प्रशासन को गुमराह करने के नाम पे एफआईआर करो, नहीं उससे पैसा मिल जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम है वो आरक्षण को बढ़ावा देता है। इसलिए आरक्षण को समाप्त करना है, शिक्षा व्यवस्था मजबूत करो, और शिक्षा व्यवस्था मजबूत तभी होगी जितने भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हों, उन बच्चों को, पेरेंट्स को सीधा सीधा एक क्लॉज बनाइए। जैसे आप नौकरी के समय जब उसकी इंटरव्यू के बाद जब नौकरी लगती है तो उसका बायोडाटा लिया जाता है, फैमिली में कौन है, क्या है, कैसे है, उसमें क्लॉज जोड़ करके लिखा जाए कि आज से आपकी नौकरी फाइनल है, आपको इतनी सरकार सैलरी देगी, इतना सरकारी सुविधा दे रही है, इस आधार पे आने वाले आपके बच्चों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। यदि आरक्षण चाहिए तो भाई परिवार से अलग हो जाए, और ये आरक्षण उन बच्चों को 18 या 25 साल तक रोक लगाए, क्योंकि आज की डेट में शादी ब्याह भी 25 साल बाद होती है, तो 25 साल तक माँ बाप के, पेरेंट्स के वो कस्टडी में ही रहता है, पढ़ता है, लिखता है, मस्ती करता है, सब कुछ करता है। इस कारण से उस 25 साल की एज तक ऐसे सभी अधिकारी, चाहे वो किसी भी बिरादर के हों, किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, यदि वो सरकारी नौकरी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के हैं, उनका और उनके बच्चों का आरक्षण रोकिए, अपने आप देखिए आरक्षण सही हो जाएगा। गांव में बैठा गरीब बच्चा, चाहे वो किसी भी समाज के SC ST का, उसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण किसको मिल रहा है? जिसका पिता IAS है वही आरक्षण, जिसका पिता IPS है उसी के बेटा आरक्षण पा रहा है। गरीब तो वैसे ही मर रहा है, और उसको दिखा रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए आरक्षण लड़ रहा हूं, आरक्षण लड़ के, आरक्षण उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने के लिए सुप्रसिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि वो आराम से पढ़ रहे हैं, कुर्सी पर सिग्नेचर तो हमें ही करना है, उस सिग्नेचर पे करने के लिए ही जनता को भिड़ा करके अपना काम कर रहे हैं, और जनता सोच रही है हमारे लिए लड़ रहे हैं। अब ये जो सवर्ण समाज की आर्मी हो या भीम आर्मी हो, ये सब अपनी राज्य, मैं भीम आर्मी की बात बता रहा हूँ, या करनी सेना के जो प्रमुख हैं दिल्ली में बैठते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैं खुद अपनी आंखों देखा हूँ। BP हाउस में, विट्ठल भाई हाउस करके है दिल्ली में, BP हाउस के नाम से फेमस है, कंस्ट्रक्शन क्लब में, ब्लग में, वहां बैठ करके दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, मैंने खुद देखा है। वो करनी सेना के प्रमुख बने हैं और नेता लोग उनको वाह वाह करते हैं, और लोग दूर से सोचते हैं करनी सेना मेहनत कर रही है। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। मैं सबको देख रहा हूँ, भीम आर्मी वाले रोज दारू पी के दिल्ली में पड़े रहते हैं, प्रमुख बन करके गाड़ी से चल रहे हैं, और जनता को बता रहे मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, OBC के लिए लड़ रहा हूँ, SC के लिए लड़ रहा हूँ। भीम आर्मी मतलब हम SC समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं लड़ा, सब अपने लिए ही लड़ रहे हैं। तो मेरी सभी युवा पीढ़ी, सभी वर्ग, सभी जातियों से आग्रह है कि इस प्रकार के लोगों से बच करके अपने आप को आगे बढ़ाओ, क्योंकि ये लोग सिर्फ आपको भिड़ा रहे हैं। हम जब पढ़ते थे, या आज जब तक पढ़े, 10वीं पढ़े, 6ठी पढ़े, 5वीं पढ़े, एक ही चीज जानते थे। 5वीं तक जो पढ़ते थे तो उसमें SC समाज का भी टीचर होता था, उसको मुंशी जी, पंडित जी, गुरु जी करके पढ़ते थे, और पैर सबका छूते थे, तो वो भी सम्मान से बात करता था। लेकिन जैसे समाज आगे बढ़ना चाहिए उस समाज और पीछे चला गया। तो गुरु का सम्मान होना चाहिए, ये नहीं सिखा रहे। गुरु SC समाज का, इसलिए उसको रे करके बोलोगे, तो पंडित समाज गुरु की पालेगी, तो ये अपेक्षा नहीं हो सकती। अपेक्षा करना है तो सबके लिए गुरु को समान रूप से देखना पड़ेगा।
अब गुरु को भी कई बार कि बार बार करते हैं कि ये एससी समाज का टीचर है, पंडितों को पसंद नहीं करता, ये पंडित समाज का टीचर है, ये एससी समाज को पसंद नहीं करता। ये भाव जो आ रहा है, इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था में हम कहीं न कहीं अपने आप को कमजोर साबित कर रहे हैं। पहले शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करो, नैतिक शिक्षा बोलने से पहले 10 बार सोचे। आज तक वही बच्चे जो एससी समाज आज हम कह रही कि हमें आरक्षण चाहिए, वही भाई भाई कह के बात करता था बचपन में, आज वही एससी समाज का भाई हमें देख के कहता अच्छा है पंडित है, ये ठाकुर है, चलो इस पे केस करते हैं एससी समाज के नाम पे, एससी एक्ट पे बड़ा कूद रहा। ये भाव क्यों आ रहा? क्योंकि शिक्षा की, नैतिक शिक्षा की कमी है। तो ये भाव पहले बदलने के लिए शिक्षा व्यवस्था को भारतीय दृष्टिकोण से बनाना, व्यापार दृष्टिकोण से नहीं बनाना। आज भारत की शिक्षा व्यापारीकरण होने के कारण इसलिए प्राइवेट स्कूल ज्यादा खुल रहे हैं, सरकारी स्कूल धीरे धीरे कम हो रही है। मैं जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूँ, मैं 2008 से लेकर के 2012 के बीच की बता रहा हूँ। वहां पे सरकारी स्कूल काफी बंद कर दिए गए। मैं खुद 2008 से 2012 तक जम्मू कश्मीर के स्कूलों को वहां रहा हूं, देखा हूं, क्योंकि बीएड जब मैंने किया था तो वहां बीएड करते हुए मैंने कई स्कूलों में गया तो पता चला ये स्कूल बंद हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां यही काम है, चुनाव आयोग में लगा दो, मिड डे मील लगा दो, पोलियो बूथ में लगा दो, ड्यूटी लगा दो, क्लस्टर ऑफिसर बना। अरे टीचर है, उसको टीचर की तरफ पढ़ाने दो। मिड डे मील करना तो मिड डे मील के लिए 4th क्लास का ऑफिसर को लगा बना, 4th क्लास का एम्प्लॉय बना करके वहां रख दो, पीए पीओन करके वो काम करे। लेकिन नहीं, समाज को कहीं न कहीं बांटने का काम हमारे ऊपर बैठे हुए जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो खुल करके हैं। सिर्फ आधार बना रहे कि कैसे भी जो राजनीतिक पार्टी हो पूरा ठीक रहा, उसी पार्टी पे ढकेल। वर्तमान केंद्र सरकार अच्छा काम करना चाह रही, हिंदू की तरह भारत एक भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय के अनुसार काम हो, कार्यशैली हो, शिक्षा हो, सब कुछ संस्कार हो। लेकिन ये अधिकारी कहीं न कहीं उंगली करते हैं, उस उंगली को समझ करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। पहला प्रश्न है कि जितने अधिकारी हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। ये जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, ये बताइए 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख। मैं एक स्कूल है दिल्ली के साकेत में, वसंत कुंज में, वसंत वैली स्कूल करके है, प्राइवेट स्कूल है। वहां एडमिशन करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का रिकमेंडेशन चाहिए। सोचिए, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, और वहां पे बच्चे पढ़ने के लिए, उस वसंत वैली में पढ़ने के लिए 35 से 40 लाख रुपए सिर्फ डोनेशन लेते हैं, 1 करोड़ रुपए क्लास वाइज। 12वीं में पढ़ रहे हो तो 2 करोड़ रुपए डोनेशन है। और उसके बाद है सरस्वती स्कूल करके एक है, सरस्वती इंटरनेशनल स्कूल करके है, वसंत वैली स्कूल है, संस्कार स्कूल है। नाम ऐसे हैं जैसे लगता है बड़ा संस्कार दे रहे हैं, लेकिन जब प्रवेश करो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के, तो वहां पता चलता है कि भाई करोड़ों रुपए तो सिर्फ डोनेशन चाहिए और रिकमेंडेशन चाहिए किससे? चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी, यानी इस लेवल का अधिकारी रिकमेंड करे तब एडमिशन हो। तो ऐसे प्राइवेट स्कूलों को बंद होना चाहिए। रेयान इंटरनेशनल स्कूल, एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल, ये सब क्या ऐसे प्राइवेट संस्था हैं और ये सरकार को खोखला कर रहे हैं। और इस खोखले में अधिकारी शामिल है, नेता नहीं है। नेता तो 5 साल के लिए आया, अगले साल जनता ने देखा कि टेढ़ा है या कुछ कमजोर है तो दूसरा नेता चुन दिया। लेकिन अधिकारी गलती करता है, गलती अपना वो छुपा करके नेताओं पे डाल दे कि भैया मंत्री ने ऐसा बोला था इसलिए हमने करना पड़ा, सांसद ने ऐसा बोला इसलिए करना पड़ा। अधिकारी में नहीं। मैं आपके बता दूं, एक आईएएस है उत्तर प्रदेश के, सीनियर आईएएस अधिकारी हो गए हैं, आईएएस हैं, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हैं, पत्नी भी है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा सा प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं, बनारस में भी, भदोही में भी खोल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें सारे अधिकारी इन्वॉल्व हैं।
अगर इन अधिकारियों पे लगाम लगानी, जब आप सरकारी नौकरी पे हो तो आप कोई भी प्राइवेट संस्था तब तक नहीं खोल पाओगे जब तक आप उस पद पे काम कर रहे हो। इसीलिए आरक्षण मजबूरी बन गया है। पहले उन जड़ों को खत्म करवाइए, तभी काम होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से भी आग्रह करूंगा, और जो ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत सारे ईमानदार अधिकारी हैं जो काम करना भी चाहते हैं, समाज के लिए कुछ करने के लिए ललायत हैं, लेकिन सीनियर भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से वो भी परेशान है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि कहाँ क्या गलती हो रही है, लेकिन पुलिस ले नहीं पाते। भाई सीनियर पद पे है, क्योंकि एक पद की गरिमा होती है एज ए प्रोटोकॉल, नियमावली के अनुसार, इसलिए उस दायरे में रहकर ही बोलता है, हिंट भी देता है। लेकिन उस हिंट को ना समझ करके लोग हम क्या करते हैं, जनता, नेता, ये नेता ने ऐसा किया, ये पार्टी ने ऐसा किया। पहले की पार्टी की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं गुमराह भी हो जा रही है इन अधिकारियों के चक्कर में। चाहे यूजीसी की बात हो, ये लाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अधिकारियों ने पेच ऐसे बढ़ा दिया, नाम हो गया कि भाजपा ने किया। तो ये सारी चीजें अधिकारियों पे, क्योंकि हम लोग जो विषय बोल करके जिस लिए आंदोलन करना चाहिए उस आंदोलन की तरफ बढ़ ही नहीं रहे, और जो नहीं करना चाहिए उसकी तरफ बढ़ करके बस फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। आंदोलन में आए हैं, जंतर मंतर आए हैं, रामलीला आए हैं, पटना गांधी मैदान में लड़ रहे हैं, लखनऊ में लड़ रहे हैं। अपना समय बर्बाद कर रहे हो, माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हो, उनका क्या जा रहा हो। तो एसी में बैठ करके ही मजा ले रहे हैं। जानते हैं आंदोलन ये कर रहे हैं, जैसे ही विधानसभा विधायिका पालन करेगी वैसे में लागू करके अपने बच्चों को सेट कर लेंगे, लेकिन जो लड़ रहे हैं उनके बच्चे अभी नहीं आएंगे और आने भी नहीं दिया जाएगा। ये अधिकारी लोग ऐसे हैं। उन अधिकारियों से बचना है, उन अधिकारियों से लड़ना है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। पहला प्रश्न, अब नौकरी की बात करिए। नौकरी में भर्ती निकल रहे, रोज चढ़ जा रहा है किसके, कोर्ट के नाम पे कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया। पेपर बनाने वाली जो संस्था है, उस संस्था की जो कमेटी है, उनसे एक एफिडेविट लो कि भाई ये चलो आप क्वेश्चन पेपर बना रहे हो या परीक्षा का सेंटर ले रहे हो, तो जो एजेंसी ली है उस एजेंसी का पूरा बायोडाटा के साथ पूरा क्लियर, अगर पेपर लीक हुआ, इस लीक पे इतने आपको पेनाल्टी लगेगी, इतने साल की सजा होगी। आप देखिए उस दिन से पेपर लीक बंद हो जाए। और सिर्फ बोलना नहीं, लिखित लेना है एफिडेविट में। अपने आप देखिए पेपर सारी ईमानदारी से होने लगेंगे। पहले मैं बता दूं, फौज में जो भर्ती करने जाता था, दौड़ होती थी, आप कभी भी देखे होंगे, रनिंग जब होती है तो एक आगे गाड़ी जाती है, चाहे बुलेट होती है आर्मी की या जिप्सी होती है, पीछे से लोग दौड़ते हैं एक स्पीड में कि भाई 6 मिनट में 8 मिनट में दौड़ पूरी करनी, और उसके पीछे एक ट्रक रहती है। उसमें भी मैं बता दूं, मैं खुद आंखों से देखा हूं, दिल्ली कैंट का जेसीओ की भर्ती में मैं खुद गया हूं, मैं खुद देखा हूं। हम लोग दौड़ के आ रहे हैं, 5 ऐसे कैंडिडेट थे जो ब्रिगेडियर के कहने पे, ब्रिगेडियर के साथ सेटिंग थी, उसने 5 बच्चों को गाड़ी में पीछे वाले जो वैन थी उसमें बैठा रखा था। जब गाड़ी नजदीक लगी कि 200 मीटर रहेगा तो उतरे, फटा, कितनी तेजी से दौड़े, कुछ जीत गए, हो गया सिलेक्शन, दौड़ क्लियर। पहले क्या था कि पट्टा हाथ में लगाते थे, पोज करते थे, दौड़ करने है भाई, उसी बीच में घुसा दो, निकल जाते थे। अब धीरे धीरे प्रावधान जब जान गए ऑनलाइन है, स्क्रीनिंग होगा, ये होगा, तो अब वो लास्ट मोमेंट पे करते हैं कि यहाँ से दौड़ेगा जल्दी खींच लेगा, अब पूरा दौड़ेगा 1600 मीटर तो ऐसे करें। तो ये चीजें जो कमी है फौज से लेकर के हर जगह कमी है, ये सारी चीजें साथ में होना पड़ेगा। ये सब, ये जो बातें हो रही है उनसे बचो, उनसे देख करके चलो, भिड़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अलर्ट रहना। नेता 5 साल के लिए आता है, 5 साल बाद चला जाता है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए काम सारे अधिकारी कर रहे हैं।
बिना अधिकारी के सिग्नेचर का नेता भी कुछ नहीं कर, नेता सिर्फ परस्यू करता है। कृपया करके इस चीज को देखते हुए आप इसको आगे करें, या इसके हिसाब से, मानक हिसाब से काम करें। नाम हटा करके सीधा कहते नेताजी ने कहा था। हम किसको, अच्छा ये पार्टी ने किया है, अच्छा इस विधायक ने किया, अगली बार इसको वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ लोग शामिल होते हैं अधिकारियों से। ऐसे बहुत सारे विधायक, हर पार्टी के विधायक है। सोचिए, जो ब्लॉक प्रमुख बन रहा है, जो जिला पंचायत बन रहा है, जो विधायक बन रहा है, सांसद बन रहा है, अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी में पढ़ा रहा है? सरकारी पैसा ले रहा है ना, सरकारी चीज कर रहा है ना, सारी चीजें कर रहा है ना, कर रहा है। लेकिन सेफ दिखाने के लिए अधिकारी से मियां मिट्ठू करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचना है, क्योंकि ये समाज के लिए भलाई नहीं करेंगे। हमारे भदोही के एक महापुरुष हैं विधायक जी, नाम नहीं लूंगा, बस विधायक जी कहूंगा, है कि अपने दिखाया कि मैं विकास कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश से 310 करोड़ रुपए का बजट पास करा लिया। भदोही के ही है, हमारे जिले भदोही जिले। और उसके बाद उन्होंने उसमें से लगभग 100 करोड़ इधर से उधर कर लिए। अभी तक विकास कार्य हुआ नहीं। सारी चीजें दिखाना पड़ता है, सारी चीजें करना पड़ता है। मैं खुद देखा हूँ, एमएलए फंड से पैसा लिया है और उसमें अधिकारी भी शामिल है। एक महापुरुष तो ऐसे थे, कोविड में दिखाया कि मैं अपने निधि से 2 करोड़ रुपए दे रहा हूँ जनता की सेवा के लिए, बाद में पता लगा 1 करोड़ रुपए निकाल भी लिए। तो ऐसे लोगों से भी बचिए। बस यही निवेदन के साथ, आरक्षण शिक्षा पे होनी चाहिए। आरक्षण उस शिक्षा को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज वर्ग का हो। इसके लिए हम लोग आंदोलन करें, इसके लिए लड़े जिए, तब समझ में आता है कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। ये जो 10% का लालच दिया कि जनरल कास्ट ईडब्ल्यूएस में बनकर के लड़े, सिर्फ इसीलिए भकाने। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो चाहिए जो हमारा गरीब ब्राह्मण भाई है, या गरीब ओबीसी भाई है, या गरीब एससी भाई बहन है, जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छे हैं पढ़ने में। ऐसे गांव में कमेटी बना करके उन बच्चों को शिक्षा में फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो 10वीं का हो, चाहे वो 12वीं का हो, चाहे बीए का, चाहे एमए का हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीसीए हो, चाहे एमसीए हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमए हो, चाहे बीपीएड हो, चाहे एमपीएड हो, चाहे एलएलबी हो, चाहे एलएलएम हो। यदि वो पढ़ना चाह रहा है तो 5 लोगों की कमेटी हर न्याय पंचायत में बना करके उनकी एक टेस्ट लिया जाए। उस टेस्ट में 5 में से 3 की रिपोर्ट बने और वो 3 लोग जो सहमत हों, उसी 3 के आधार पर उसको आगे शिक्षा फ्री में किया जाए। और उसकी संतुति डीएम फंड में, यानी डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उस फंड में एक अलग से फंड बनाया जाए और उस फंड से उस संस्था को पैसा देकर उस बच्चे की पढ़ाई किया जाए। तब पता चलेगा कि बच्चा कहाँ है। जो यहाँ पे छात्रवृत्ति के नाम पे पैसा दे रहे, ये भी मत दीजिए। ये सारा पैसा उस डेवलपमेंट में लगाइए जो बच्चों को विकास में काम आए। जो बच्चा पढ़ना चाहता है, सिर्फ नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसके माँ बाप जो रोज को जो 400 की दिहाड़ी कर रहा है और उसका बच्चा पढ़ने में तेज हो, अब लेकिन पैसे वो जो नहीं गए, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप आरक्षण नहीं कर रहे हो। आरक्षण उनको कर रहे हो जो रोज एसी में बैठ के चल रहे हैं और जो 4 महीना पहले ब्लॉक प्रमुख बना या 4 महीना पहले अधिकारी बना, उसका बेटा 5 लाख 10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है, वो 4 चक्के में चल रहा है। ऐसे लोगों को आरक्षण देना है। मैं कई ऐसे विधायक, कई ऐसे सांसद जानना चाहता हूं कि भाई आप पैसा आता कहां से है? सरकार आपको सैलरी दे रही है, मोबाइल फ्री, खाना फ्री, राशन फ्री, आपको रहना फ्री, ट्रेवलिंग फ्री, उसके बावजूद 500 करोड़ के आदमी कैसे बन जा रहे हो? यानी चोरी कर रहे हो ना। और हमें ज्ञान दे रहे हो कि आरक्षण होना चाहिए, हमें आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, खिलाफ होना चाहिए। ऐसे लोगों से बच करके अपने आप को मजबूत करिए। आरक्षण के लिए लड़ना तो हमारा सबका आरक्षण हो,
लेकिन शिक्षा के लिए हो, तो सभी समाज के लिए हो, इस पे जोर देते हुए काम करना है। यही सब बात कहते हुए, क्योंकि काफी दिनों से सुन रहा था कि आरक्षण पे कभी ओबीसी आंदोलन कर रहे हैं, कभी जनरल कास्ट कर रही है, कभी एससी एसटी कर रही है। सबको इकट्ठा होकर के सर्वसम्मति से कि भैया एक आरक्षण होना चाहिए। यदि पढ़ने में ठीक है, कमेटी बनाओ, उस कमेटी का हर न्याय पंचायत पे काम हो, काम होने के बाद उस 5 में से 3 लोग उसका सिलेक्शन करें और उसके बाद डीएम केयर फंड से उसकी पूरी खर्चा, पूरी पढ़ाई का खर्चा आगे तक हो और रिजल्ट के साथ हो। और उसमें कैटेगरी रखिए, 80% से नीचे रिजल्ट होगा, 75% रिजल्ट नीचे होगा, तो हम इसको आगे अनुदान नहीं देंगे। तब वो मेहनत करेगा, तब वो काम करेगा। यही सब बातों के साथ आप सब ने के बीच में बात रखा, इसके लिए आप लोगों ने सुना, सहयोग किया, इसके लिए आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।